अब इसमें सिर्फ एक चीज़ है जो आपने समझनी है, मेन स्केल के ऊपर डिविजन्स जो हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये समझ आ गई, सारी रीडिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो एक ये मेन स्केल है या वर्टिकल स्केल है करके आपको दिखाऊँ, 3D मॉडल है। तो ये सर्कुलर स्केल है और सर्कुलर स्केल के ऊपर भी डिविजन्स होंगी। अच्छा, यही एक्सपेरिमेंट, ये मेरे सामने एक स्टार की नोटबुक है, जो PBA की नोटबुक, उसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से हुआ है, तो ये भी साथ साथ थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। सेम बॉल्स हैं, डिफरेंट लिक्विड्स के अंदर से फॉल करवाता हूँ, तो आप देखेंगे ड्यू टू ग्रेटर ड्रैग फोर्स, विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो राइट साइड पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। HSSC के स्टूडेंट्स के इंशाल्लाह फेडरल बोर्ड के फाइनल पेपर्स फर्स्ट टर्म के शुरू हो रहे हैं, फर्स्ट एनुअल के। और इसमें इंशाल्लाह आप लोगों ने PBA का एग्ज़ाम भी देना है। जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कंबाइन PBA, जो मर्ज्ड PBA है, वो इस दफ़ा इंशाल्लाह देना है फाइनल पेपर्स के साथ। तो इससे पहले मैं PBA जो फिज़िक्स का है उसका मॉडल पेपर और कुछ एक्सपेरिमेंट्स से रिलेटेड वीडियोस भी बना चुका हूँ। लेकिन जिस तरह मैंने 10th के लिए सारे एक्सपेरिमेंट्स की एक ही वीडियो, वन शॉट वीडियो बनाई थी, इसी तरह मुझे HSSC के स्टूडेंट्स ने भी यही कहा था कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के भी सारे एक्सपेरिमेंट्स की कोशिश करके एक वन शॉट वीडियो बनाऊँ। तो इंशाल्लाह मैंने कोशिश ये की है कि मेजर एक्सपेरिमेंट्स जो है आपके, क्योंकि 2 सेक्शंस में एक्सपेरिमेंट्स डिवाइड हो रहे हैं, मेजर और माइनर, ये मेरे सामने लिस्ट भी है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह जितने मेजर एक्सपेरिमेंट्स हैं, मैं कोशिश करके, अगर ये वीडियो बहुत लंबी नहीं हो जाती तो वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स मेजर वाले इस एक ही वीडियो में इंशाल्लाह वन शॉट में कवर कर लूँगा। वो एक्सपेरिमेंट्स में कैसे परफॉर्म होते हैं ब्रीफली वो बताऊँगा, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, किस किस्म का पेपर आ सकता है, कुछ वर्कशीट्स हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को इंशाल्लाह जब आप पूरा देख लेंगे तो ये मेजर एक्सपेरिमेंट्स के लिए आपको किसी और हेल्पिंग मटेरियल की, इंशाल्लाह किसी वीडियो की, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि हमने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम करना है फाइंड आउट यूजिंग अ स्क्रू गेज। लेकिन स्क्रू गेज से पहले हम यकीनन डायमीटर करेंगे और फिर डायमीटर से वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और फिर उस वॉल्यूम के अंदर अनसर्टनिटी कितनी है वो फाइंड आउट करेंगे। तो जल्दी से इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी बता देता हूँ। स्क्रू गेज के अंदर 2 स्केल्स होती हैं, 2 जॉज होते हैं, जॉज के दरमियान हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसके ऊपर 2 स्केल्स होती हैं मेनली, एक मेन स्केल होती है और दूसरी इसके ऊपर सर्कुलर स्केल होती है। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ है जो आपने समझनी है, मेन स्केल के ऊपर डिविजन्स जो हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये समझ आ गई, सारी रीडिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो मेन स्केल के ऊपर देखिए, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम इंडेक्स लाइन बोलते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स लाइन। अब इस इंडेक्स लाइन के ऊपर यहाँ पहली डिवीजन है 0, उसके बाद 5 है, दरमियान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन अंडरस्टूड बात है, अगर हम देखें कि 0 के बाद ज़ाहिर है यहाँ पे 1 आएगा, उसके बाद आगे 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 5 आएगा। लेकिन 0 और 1 के दरमियान ये नीचे भी एक डिवीजन है, तो ये जो नीचे वाली डिवीजन है ये 0.5 होती है। 0.5 के बाद ये ऊपर वाली डिवीजन 1, 1 के बाद ये वाली नीचे वाली ये 1.5 होती है, फिर उसके बाद ये वाली 2 होती है, फिर 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और 5। ये इस तरह डिवीजन चलती है इसकी। तो ये अगर आपको समझ आ गया तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब उसके बाद दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो आपको इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए और वैसे भी आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है, अभी देखें, ये जो सर्कुलर स्केल का 0 है ये इंडेक्स लाइन के साथ अभी मैच कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इस स्क्रू गेज को रोटेट करूंगा, इसको ओपन करूंगा, तो ये अपनी जगह पर नहीं घूमेगा, इसके नीचे थ्रेड्स हैं, चूड़ियां हैं, तो ये क्या करेगा, ये बैकवर्ड्स पीछे की तरफ भी जाएगा। जब इसको मैं ऐसे घुमाता हूँ तो ऐसे पीछे की तरफ भी जाता है। अब मैंने इसको एक दफ़ा रोटेशन देनी है, 1 कंप्लीट रोटेशन। तो एक दफ़ा इसको रोटेशन देकर वापस 0 अपनी उसी जगह पर लाऊं, तो हॉरिजॉन्टली इसने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो इसने ये छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम पिच बोलते हैं। तो पिच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड ऑन द मेन स्केल व्हेन द सर्कुलर स्केल इज गिवन 1 कंप्लीट रोटेशन, इसको पिच बोलते हैं, ठीक है। और ये कितना है, इसको थोड़ा सा पीछे करके आपको दिखा दूं, तो ये वही 0.5 है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। तो इसका मतलब है इसकी पिच जो है वो 0.5 मिलीमीटर है। तो अगर इसकी पिच को मैं डिवाइड कर दूं टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल के साथ, तो ये मेरे पास इसका लीस्ट काउंट आ जाता है। तो लीस्ट काउंट का फार्मूला आपको वैसे पता होना चाहिए, वो है पिच ओवर सर्कुलर स्केल डिविजन्स, सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो पिच इसकी मैंने अभी आपको बताया 0.5 है,
तो 0.5 को डिवाइड करेंगे सर्कुलर स्केल पे टोटल लाइनें कितनी है उसके साथ। तो मैं ऐसे करके देख लूँ तो वैसे आपको 45 यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन देखिए 45 से 5 और आगे भी चलें तो यहाँ तक पहुँच के टोटल 50 लाइन्स हो जाती हैं। तो 0.5 को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये बनता है 0.01 मिलीमीटर। तो ये इसका लीस्ट काउंट होता है, यानी कम से कम कितनी वैल्यू ये मेजर कर सकता है। तो 0.05 मिलीमीटर तक ये वैल्यू मेजर कर सकता है। अच्छा, इसके बाद जो अगली चीज़ है जो आपने समझनी है वो ज़ीरो एरर है। ज़ीरो एरर क्या होता है? स्टार्ट में अभी देखें इंडेक्स लाइन और ये ज़ीरो दोनों मैच कर रहे हैं जब जॉज क्लोज्ड हैं, तो इसका मतलब है इसको इसने ज़ीरो रीडिंग शो की हुई है और ज़ीरो ही करनी चाहिए इसको। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर करके उसमें कुछ एरर आ जाता है। अब एरर की दो सूरतें हैं। क्या सूरतें हैं? एक सूरत ये है कि ऐसे हो जाए कि ज़ीरो नीचे चला जाए, सर्कुलर स्केल का ज़ीरो नीचे है, इंडेक्स लाइन ऊपर है, ऐसे, ठीक है? तो ज़ीरो से आगे है इंडेक्स लाइन, तो ज़ीरो से आगे सारी जो रीडिंग्स होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, ऐसे समझ लें। ज़ीरो से आगे सारी रीडिंग्स पॉजिटिव होती हैं, तो ये पॉजिटिव एरर की निशानी है। अभी एरर आपका इस इंस्ट्रूमेंट में इस कंडीशन में पॉजिटिव है, जॉज क्लोज्ड और रीडिंग ये अभी भी शो कर रहा है कितनी, 5। इंडेक्स लाइन के साथ जो भी लाइन मैच कर रही है ये आपका एरर है। तो अभी एरर क्या होगा? एरर 5 होगा। लेकिन आपने इस एरर को क्या करना है? इसको लीस्ट काउंट से लाजमी मल्टीप्लाई करना है 0.01 मिलीमीटर के साथ। तो इसकी ज़ीरो करेक्शन क्या होगी? वो होगी 0.05 मिलीमीटर। यानी आपका जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसमें से ये एरर आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, एक और जल्दी से एग्जांपल बता दूं इसको। एरर को अगर ये लाइन ऐसे होती तो एरर कितना होता? अगर जॉज मैंने क्लोज किए हैं, अब देखिए लाइन नंबर 11 इंडेक्स लाइन के साथ मैच कर रही है, तो इसमें एरर होता 11। लेकिन मैं 11 को क्या करता? 0.01 मिलीमीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देता, तो ये 0.11 मिलीमीटर ये मेरे पास एरर आ जाता, और इस एरर को भी एंड में से मैं क्या करता? सब्ट्रैक्ट कर देता। अच्छा, अब एरर पॉजिटिव ही नहीं नेगेटिव भी हो सकता है। अब नेगेटिव एरर कैसे हो सकता है? देखें इस सिचुएशन में, देखें जीरो ऊपर चला गया, सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर चला गया और इंडेक्स लाइन नीचे रह गई है, तो जीरो से पीछे रह गई है इंडेक्स लाइन। तो आप ऐसे याद रख लें कि नंबर लाइन पे जीरो से पीछे जितनी वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, जीरो से आगे जितनी वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। अब जीरो से पीछे रह गई है इंडेक्स लाइन, तो इसलिए एरर क्या है? नेगेटिव है। अब कितना नेगेटिव है? अब देखें यहाँ पर इंडेक्स लाइन और जीरो के दरमियान लाइनें गिननी है। ये लाइन नंबर तो वैसे 45 से अगली लाइन 46 है जो इंडेक्स लाइन के साथ मैच कर रही है, लेकिन एरर 46 नहीं कह देना आपने। यहाँ से जीरो से पीछे इधर लाइनें गिननी है कितनी है? देखें 1 2 3 4, तो इसमें -4 का एरर है। लेकिन इस एरर को भी मैं लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा -0.04 मिलीमीटर। ये आपका जीरो एरर है, नेगेटिव। अब इस एरर को क्या करेंगे? लेट सपोज आपने फाइनल रीडिंग अपनी जो डायमीटर की नोट की वो 2.55 मिलीमीटर थी और आपका एरर है -0.04। अब एक बात जहन में बिठा लें, एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। इसको मैं माइनस करूंगा 0.04 को 2.55 में से, तो ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। इसलिए हम स्टूडेंट्स को याद रखने के लिए ये बता देते हैं कि नेगेटिव एरर को ऐड कर दें और पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट कर दें। अब ये नेगेटिव एरर था, ऐड तो हो गया, लेकिन असल में आपने एरर को किया सब्ट्रैक्ट ही है, उसके अपने नेगेटिव साइन की वजह से वो ऐड हो गए यहाँ पे। तो ये एरर इस तरह आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब उसके बाद रीडिंग कैसे लेते हैं? लेट सपोज हमारे पास यही एरर है, हमने ये एरर स्टार्ट में ही नोट डाउन कर लिया। ये एरर है -0.04, मैंने नोट डाउन कर लिया। अब मैंने इन दो जॉज के दरमियान यहाँ एक ऑब्जेक्ट मेरे पास इधर कहीं पड़ा हुआ होगा, हाँ ये है, ये मैंने एक सिलेंडर या मैंने कोई और चीज़ इन दोनों जॉज के दरमियान ऐसे करके प्लेस कर दी। ठीक है जी, मैंने इसको ऐसे ओपन किया, ये दरमियान में वो चीज़ प्लेस कर दी जिसकी मैंने रीडिंग लेनी है। अब मैंने रीडिंग नोट डाउन करनी है। ठीक है जी, अब नोट डाउन क्या करना है मुझे? सबसे पहले मेन स्केल पे कितनी रीडिंग आसानी से नज़र आ रही है, तो देखें 0 के बाद 0.5 फिर 1 फिर 1.5 और 2 आसानी से नज़र आ रहा है। तो मेरी मेन स्केल रीडिंग अभी इस वक्त मेन स्केल की जो रीडिंग है वो कितनी है? वो है 2 मिलीमीटर। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर होता तो मुझे 2.5 नज़र आ रहा होता, लेकिन अभी मुझे नज़र कितना आ रहा है? 2 मिलीमीटर नज़र आ रहा है। ठीक है जी, उसके बाद मैंने देखना है जिस तरह जीरो एरर के वक्त मैंने देखा था कि इंडेक्स लाइन के साथ कौन सी सर्कुलर की लाइन मैच कर रही है। देखिए ये इंडेक्स लाइन है, इसके साथ सर्कुलर की लाइन नंबर 21 मैच कर रही है। तो मेरी सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या है? तो सर्कुलर स्केल की जो मेरी रीडिंग है वो है 21। लेकिन सर्कुलर स्केल की जो भी रीडिंग होती है उसको हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है लीस्ट काउंट के साथ, 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आंसर आ जाएगा 0.21 मिलीमीटर। ठीक हो गया। अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग को और मेन स्केल की रीडिंग को हमेशा आपस में प्लस करना है, तो 2 मिलीमीटर में
प्लस कर दें 0.21 मिलीमीटर, तो आपका आंसर हो जाएगा 2.21 मिलीमीटर। ये आपने इसका डायमीटर फाइंड आउट कर लिया। लेकिन ये जो शुरू में एरर था ये भी तो था बीच में 0.04, तो नेगेटिव एरर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसके अंदर एरर को प्लस कर दें, 0.04 इसके अंदर ऐड कर दें, तो ये आपका आंसर फाइनल बन जाएगा 2.25 मिलीमीटर। अगर एरर पॉजिटिव होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते, नेगेटिव है तो इसलिए इसमें मैंने ऐड कर दिया। तो इस तरह इससे रीडिंग जो है हम लेते हैं। इसके बाद आपने, अगर ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है तो सिलेंडर है, लेकिन अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता तो उसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। तो सफेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला गिवन भी हो सकता है और हो सकता है पेपर में गिवन ना हो, तो याद रख लेना 4/3 पाई आर क्यूब। तो डायमीटर आपको जो मिला था उसका हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा, वो रेडियस की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे आप। ठीक हो गया। अब वॉल्यूम के अंदर आपने अनसर्टनिटी भी बतानी है। अब जो भी मैंने डायमीटर की वैल्यू यहाँ पर सपोज ली है वही ले लेता हूँ। तो डायमीटर की वैल्यू मेरे पास आई थी अभी जो फाइंड आउट किया था स्क्रू गेज से 2.25 मिलीमीटर्स। तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे अगर उस सफ़ेयर का, तो फार्मूला अगर हम आर वाला यूज़ करें तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट डी पुट करूँ तो डी बेसिकली रेडियस का हाफ होता है, सॉरी रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो मैं भी आर पुट कर रहा हूँ, तो डायमीटर का हाफ करूँगा तो ये रेडियस आ जाएगा मेरे पास 1.13 मिलीमीटर तकरीबन आ जाएगा। ये वैल्यूज़ मैं कैलकुलेटर में पुट करता हूँ तो मेरे पास जो वॉल्यूम आता है वो आता है 5.96 मिलीमीटर्स क्यूब। अब मैंने अनसर्टेनिटी वॉल्यूम के अंदर जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो पहले मुझे अनसर्टेनिटी पता होनी चाहिए जो रेडियस के अंदर है, और वो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो एब्सोलूट अनसर्टेनिटी जो डायमीटर के अंदर है वो है एब्सोलूट उसके लीस्ट काउंट के बराबर है इंस्ट्रूमेंट के, जो कि 0.01 है। तो जो एब्सोलूट अनसर्टेनिटी होगी रेडियस के अंदर वो इसका हाफ होगी, ये याद रखना है। तो रेडियस की जो एब्सोलूट अनसर्टेनिटी है वो होगी 0.005 मिलीमीटर्स। अब मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेडियस की जो है वो फाइंड आउट करूँगा, तो वो हो जाएगी एब्सोलूट अनसर्टेनिटी विच इज़ 0.005 डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द रेडियस विच इज़ 1.13 तकरीबन है, और फिर उसके बाद उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरे पास एब्सोलूट परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी रेडियस की, और ये आ रही है मेरे पास तकरीबन 0.44% आ रही है। अब देखिए फॉर्मूले में चूँकि आर के ऊपर क्यूब है तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी वॉल्यूम की जो है वो 3 टाइम्स होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द रेडियस। तो 3 टाइम्स 0.44 करेंगे तो ये मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी वॉल्यूम की। तो अगर मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो आई गेट 1.33%। ये मेरे पास वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। अब ये वाली वैल्यू मैं इस फॉर्मूला में पुट करूँगा, ये जो मैंने अभी परसेंटेज वाला यूज़ किया था, यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी विच इज़ 1.33 इज इक्वल टू the absolute uncertainty in the value of the volume divided by जो मैंने फाइंड आउट करनी है वो एब्सोलूट ही है, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम विच इज़ 5.96 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको मैं रीअरेंज करूँगा तो ये बेसिकली हो जाएगा 1.33 टाइम्स 5.96 और फिर उसको डिवाइड बाय 100 करूँगा तो ये मेरा फाइनल अनसर्टेनिटी का आंसर आ जाएगा। तो 1.33 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5.96 के साथ और फिर उसको डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है 0.079, यानी 0.079 है तो 0.08 आ जाएगा मेरे पास, 0.08। ये भी मिलीमीटर्स में होगी। तो इसका मतलब है मैंने जो वॉल्यूम फाइंड आउट किया है वो मैंने ऐसे लिखना है, टोटल वॉल्यूम मैंने ऐसे लिखना है 5.96 प्लस माइनस 0.08 मिलीमीटर्स क्यूब। ये मेरी टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है जी। तो अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे डायमीटर फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना है, और फिर फाइनली हमने ये भी देख लिया कि हम अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑफ वॉल्यूम व्हेन वी आर मेजरिंग दी। तो ये पूरी कैलकुलेशन होगी जी वॉल्यूम की भी विद अनसर्टेनिटी, और इसमें आप रिलेटेड क्वेश्चंस मैं साथ साथ वैसे बता चुका हूँ, लेकिन रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, पिच क्या होती है स्क्रू गेज की, उसके बाद लीस्ट काउंट, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, सारी चीज़ें बता चुका हूँ आपको, अनसर्टेनिटी। फिर उसके बाद स्क्रू गेज जो है ये बेटर क्यों है इन टर्म्स ऑफ प्रिसिशन, जब वो वर्नियर कैलिपर के साथ मुकाबला आप करेंगे तो इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है, जबकि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर होता है। तो इसलिए ये उससे ज़्यादा
प्रिसाइज वैल्यूज़ जो है वो देता है। ये भी क्वेश्चन एक साथ याद रख लेना, ठीक हो गया। ये पहले एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सारा तकरीबन हो गया है। अब चलते हैं जल्दी से दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है वो फर्स्ट ईयर के सेक्शन से एक एक्सपेरिमेंट है। डिटरमिन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस या एक मिरर का यूजिंग अ सफेरोमीटर। तो सबसे पहले आपको दिखा दूँ सफेरोमीटर क्या होता है। तो ये एक आपके सामने इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम सफेरोमीटर कहते हैं। थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है, इसमें बताता हूँ क्या चीज़ मॉडिफाई होनी चाहिए इसमें। तो अब इसमें इस इंस्ट्रूमेंट में क्या है, ये हमें फाइंड आउट करके देता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर हमारे पास एक लेंस है, ये एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस है ये, तो हम ये कहते हैं कि ये कन्वेक्स लेंस असल में एक बड़े सफ़ेर का हिस्सा है। एक बड़े सफ़ेर का ये पार्ट है, एक बॉल सफ़ेर ले लें, उस सफ़ेर में से एक छोटा सा हिस्सा काटा हुआ है, इसको हम लेंस कह रहे हैं, ठीक हो गया। अब उस सफ़ेर का जो सेंटर है, सेंटर से लेकर इस लेंस के इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमने फाइंड आउट करना होता है। अब उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम सफेरोमीटर बोलते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख ले, मिलती जुलती है स्क्रू गेज से। इसमें एक ये मेन स्केल है या वर्टिकल स्केल है, इसको वर्टिकल स्केल या मेन स्केल बोलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि दो मेन स्केल्स है, तो आप एक ही कंसिडर करें। उसके बाद एक सर्कुलर स्केल है, यानी अगर मैं इसको ऐसे करके आपको दिखाऊं, 3D मॉडल है, तो ये सर्कुलर स्केल है और सर्कुलर स्केल के ऊपर भी डिविजन्स होंगी, और ये बिल्कुल वैसी ही डिविजन्स होंगी जैसे स्क्रू गेज की सर्कुलर स्केल के ऊपर डिविजन्स होती हैं। और ये जो सर्कुलर स्केल है ना, ये रोटेट हो सकता है। और इसके नीचे अगर आप गौर करें, एक स्क्रू लगा हुआ है, तो जब आप सर्कुलर स्केल को रोटेट करेंगे तो ये स्क्रू घूम के नीचे भी जाएगा, और इसको जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो स्क्रू वापस ऊपर की तरफ जाएगा। और जब आप इसको रोटेट करवाएंगे, यानी स्क्रू जब ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये स्केल वर्टिकल स्केल के ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो वर्टिकल स्केल पे ऐसे डाउनवर्ड्स डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगा। अभी वो भी दिखाता हूँ आपको डिस्टेंस कैसे ट्रैवल कर रहा है और मेजरमेंट कैसे करते हैं। अब ये दोबारा से वैसा ही देखें, सफेरोमीटर आपके पास आ गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं उसमें नहीं बताई थी, इसमें बता देता हूँ। इसमें ये तीन इसकी ना ये लेग्स कहलाते हैं, ये 3 लेग्स हैं इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जिनके ऊपर ये एक तो स्टैंड कर रहा है। लेकिन हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाती है, हमने इन लेग्स का आपस का डिस्टेंस जो है ना, ये नोट डाउन करना होता है, ठीक है। कोई सी 2 लेग्स का डिस्टेंस नोट डाउन करना होता है, लेकिन हम करते हैं क्या है एहतियातन, हम तीनों लेग्स का डिस्टेंस नोट डाउन करते हैं। यानी इसको लेग ए कहूँ, इसको मैं बी कहूँ, इसको मैं सी कहूँ, तो ए से बी तक ये डिस्टेंस, फिर बी से सी तक, फिर ए से सी तक। यूजुअली तीनों डिस्टेंसेस बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी हम तीनों डिस्टेंसेस नोट डाउन करेंगे, या हमें गिवन होंगे पेपर में, उनकी फिर एवरेज ले लेंगे, यानी उनको तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड कर देंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। ये हमारे पास एल आ जाएगा, लेंथ बिटवीन एनी 2 लेग्स। ये फॉर्मूला में आगे काम आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के। अच्छा जी, अब उसके बाद हमने करना क्या है, देखें, इसको सबसे पहले आपने किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर रखना है। अभी देखें, एक फ्लैट सरफेस के ऊपर, यानी एक ग्लास स्लैब या किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर आपने इसको रख लिया। उसके बाद जैसे मैंने कहा था, ये स्क्रू जो है, जो सर्कुलर स्केल है, इसको आप जब रोटेट करेंगे तो देखें स्क्रू नीचे जा रहा है, देखें स्क्रू नीचे की तरफ जा रहा है, और वर्टिकल स्केल पे ये नीचे की तरफ डिस्टेंस ट्रैवल करता जा रहा है। अब तब तक इसको टाइट करते जाएंगे जब तक ये जो स्क्रू है ये नीचे जाकर इस वर्टिकल इस हॉरिजॉन्टल ग्लास स्लैब के साथ जो है वो स्ट्राइक नहीं कर जाता। इसको तब तक हम रोटेट करवाते जाएंगे। असल में जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। ये बिल्कुल जाके उसके साथ टच करेगा, मज़ीद ये और नीचे नहीं हो सकेगा, तब आपने उस वक्त रीडिंग नोट डाउन करनी है। अब कौन सी रीडिंग नोट डाउन करनी है, बिल्कुल जैसे आपने स्क्रू गेज में किया था, इसमें भी वैसे ही करना है। क्या, आपने सबसे पहले वर्टिकल स्केल रीडिंग नोट डाउन करनी है, वर्टिकल स्केल रीडिंग। उसके बाद आपने सर्कुलर स्केल रीडिंग नोट डाउन करनी है। तो वर्टिकल स्केल रीडिंग देखें क्या है, अभी इधर 0 है, उसके बाद ऊपर देखें 1 फिर 2, तो पूरी आपको डिविजन्स 2 नज़र आ रही हैं, या पेपर में आपको तो ज़ाहिर गिवन होंगी, पूरी कंप्लीट 2 डिविजन्स हैं। तो इसको आप वर्टिकल स्केल डिवीजन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको मैं ए कह देता हूँ, ये वर्टिकल स्केल डिवीजन है, ये 2 mm है, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर स्केल की डिवीजन, वो भी मुझे यहाँ डायग्राम में देखो ये नज़र आ रहा है कि सर्कुलर की कौन सी लाइन है जो वर्टिकल के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है। देखिए यहाँ पे बता दिए मुझे इधर साइड पे 85 के बाद 86 और 87, ये लाइन नंबर 87 है जो सर्कुलर की ऐसी लाइन है जो वर्टिकल लाइन के साथ मैच कर रही है, ठीक है। इसको मैं नोट कर लेता हूँ, इसको मैं एन कह देता हूँ। अभी एन मेरे पास है 87, पेपर में ये दोनों चीज़ें आपको गिवन होंगी, पहले से गिवन हो, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, जिस तरह स्क्रू गेज में किया था,
कि जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग होती है उसको हमेशा मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट करते हैं। तो इस 87 को मैं इस लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करूंगा। अभी लीस्ट काउंट थोड़ी देर में बताता हूँ निकालते कैसे हैं, लेकिन इसका लीस्ट काउंट भी 0.01 मिलीमीटर ही है। तो आपने क्या करना है, इस n को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो लेट्स से ये x आ जाएगा मेरे पास, तो 87 को 0.01 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.87 मिलीमीटर। अब आपने ये 0.87 और ये 2 इन दोनों को प्लस कर लेना बिल्कुल स्क्रू गेज की तरह, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2.87 मिलीमीटर। ये वो रीडिंग है जब इस स्फेरोमीटर को एक फ्लैट ग्लास स्लैब के ऊपर रखा तो ये रीडिंग आई। हम असल में कर क्या रहे थे, हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर रहे थे, याद रहे किसका, एक स्फेरिकल सरफेस का, यानी एक कर्व्ड सरफेस का, कनकेव या कन्वेक्स सरफेस का। तो ये तो फ्लैट सरफेस है, अभी तक हमने वो स्फेरिकल सरफेस तो रखी नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये 2.87 हम नोट डाउन कर लेंगे। अब हम ये करेंगे कि अब ये नीचे से ग्लास स्लैब को हटा देंगे और इसके नीचे दूसरी स्फेरिकल सरफेस जो है वो रख देंगे, यानी ज़ाहिर है ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यानी इसको मैं चले रीसेट कर देता हूँ, ये ऊपर जाएगा और उसके बाद इसके नीचे मैं ये स्फेरिकल सरफेस रख देता हूँ। अब मैं दोबारा से उसी तरह स्क्रू को टाइट करूँगा। अब स्क्रू को टाइट करूँगा, अब स्क्रू जब आके उसकी सरफेस के साथ टच होगा, अगेन मैंने फिर से रीडिंग पढ़ लेनी है। ज़रा ये सरफेस थोड़ी सी ये ऐसे करके यूँ कर्व हुई है ऊपर की तरफ, तो अब मेन स्केल रीडिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज आएगी, डिफरेंट आएगी। मेन स्केल रीडिंग देखें 0, फिर उसके बाद 1 2 3 भी आपको, बल्कि 4 भी आपको आसानी से नज़र आ रहा है, 4 भी नज़र आ रहा है आपको। तो मेन स्केल रीडिंग अभी इस वक्त कितनी है, इसकी 4 है। वर्टिकल स्केल रीडिंग इसकी कितनी है, 4 है। तो वर्टिकल स्केल इसकी रीडिंग को 4 ये पेपर में आपको गिवन होगी। सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन है जो वर्टिकल के साथ कोइंसाइड कर रही है, वो यहाँ पे इस डायग्राम में तकरीबन 1 है, तो इसको मैं n = 1 लिख देता हूँ। अब इस 1 को क्या करना है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। लीस्ट काउंट कितना है 0.01, तो इसको 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 ही आ जाएगा। अब 4 में वो 0.01 ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 4.01 मिलीमीटर। अब ये कौन सी रीडिंग आई है, ये आई है कर्व्ड सरफेस के ऊपर। पहले कौन सी रीडिंग आई थी, वो आई थी फ्लैट सरफेस के ऊपर 3.87 वाली। अब इन दोनों का आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, कर्व्ड सरफेस रीडिंग का और फ्लैट सरफेस रीडिंग का डिफरेंस। तो बेसिकली आपने वो जो डिफरेंस आएगा ना उसको h बोलते हैं। तो h कैसे आएगा, बड़ी में से छोटी माइनस कर दें, तो 4.01 में से माइनस कर दें 3.87, तो ये आपको h मिल जाएगा। ठीक है जी, अब इसको मैं माइनस करूँ तो ये आता है, ये आ रहा है जी 0.14, तो h मेरे पास आ रहा है जी 0.14। याद रहे सब कुछ मेरा चल रहा है अभी तक मिलीमीटर में। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये जो लेग्स का डिस्टेंस था मैंने आपको कहा था ये आपको फाइंड आउट करना है, या ये आपको गिवन होगा पेपर में। ठीक है, लेट्स सपोज मैं सपोज करता हूँ कि ये जो 3 लेग्स के दरमियान एवरेज किया, 3 पे डिवाइड किया, प्लस करके 3 पे डिवाइड किया, तो मेरे पास जो डिस्टेंस आया उसको मैंने L कहा था, स्टार्ट में L कहा था, वो L मेरे पास आ जाता है 2.25 सेंटीमीटर। अब ये मैंने सेंटीमीटर में लिया, ये मैंने मिलीमीटर में लिया, तो मुझे मिलीमीटर वाली को भी सेंटीमीटर में ज़ाहिर है कन्वर्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, और फिर ये दोनों वैल्यूज़ L और H की यूज़ करूँगा मैं एक फार्मूला में, वो फार्मूला मैं लिख के बताता हूँ उस फार्मूला में, और फिर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। ठीक है जी, अब वो फार्मूला क्या है, फार्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर का R। अब ये हो सकता है पेपर में गिवन हो, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली गिवन नहीं होगा, आपको याद रखना चाहिए। तो ये होता है L²/6h प्लस h/2, L²/6h प्लस h/2। ठीक है जी, L²/6h प्लस h/2, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इसमें h और l ये दोनों मैंने बता दी। l क्या है, कोई सी 2 लेग्स के दरमियान डिस्टेंस है। h क्या है, जो कर्व सरफेस और फ्लैट सरफेस के ऊपर रीडिंग आई थी उन दोनों का डिफरेंस है। लेकिन याद रहे l और h एक ही यूनिट में होने चाहिए, दोनों का या तो मिलीमीटर या सेंटीमीटर होने चाहिए यूनिट। अच्छा, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने कहा था मैं बताऊंगा, वो है लीस्ट काउंट। तो इसके लीस्ट काउंट का भी यही फार्मूला है, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। अब पिच क्या है, पिच है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द वर्टिकल स्केल। लेकिन ज़्यादा प्रिसाइज करने के लिए मैं ये कहता हूँ कि जब इस वर्टिकल स्केल को हम
सॉरी सर्कुलर स्केल को हम एक रोटेशन देते हैं। अभी देखें ये 0 इसके साथ मैच कर रहा है, तो एक पूरी रोटेशन दूं, दोबारा 0 इसी पोजीशन पर लेकर आऊँ, अभी दोबारा 0 इसी पोजीशन पर आए, तो जितना वर्टिकली डिस्टेंस ट्रैवल होता है उसको पिच बोलते हैं। ये मैंने आपको स्क्रू गेज में बताया था। तो पिच को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, तो पिच इसकी 1 मिलीमीटर होती है और सर्कुलर स्केल पे इसकी 100 डिविजन्स होती हैं, तो 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर इसलिए आता है। ठीक हो गया। अब इससे रिलेटेड एक दो और क्वेश्चंस बता देता हूँ जल्दी से। अब ये देखें जी, इससे रिलेटेड ये वर्कशीट है, छोटी सी देख लेते हैं। इफ द पिच ऑफ द फेरोमीटर इज 1 मिलीमीटर एंड देयर आर 100 डिविजन्स ऑन इट्स डिस्क, यानी सर्कुलर डिस्क पे, व्हाट इज द लीस्ट काउंट, तो अभी मैंने बता दिया वो 0.01 मिलीमीटर होता है। 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ठीक है। दस फेरोमीटर गिव्स अ मीन हाइट ऑफ 2.10 मिलीमीटर व्हेन प्लेस्ड ऑन अ प्लेन ग्लास प्लेट। तो मैंने पहले क्या कहा था, पहले प्लेन सरफेस पे रखेंगे तो रीडिंग आएगी, वो आई है 2.10, फिर उसको रखा है कन्वेक्स सरफेस के ऊपर। ठीक हो गया। और द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू आउटर लेग्स इज 4 सेंटीमीटर, ये एल है, एल इज 4 सेंटीमीटर। उसके बाद मेन स्केल रीडिंग इज 2 mm, द सर्कुलर स्केल डिवीजन टचिंग द एज ऑफ द मेन स्केल इज 58। तो 2 mm को आपने इधर देखें सेंटीमीटर में चेंज करना, मैंने पहले कहा था एक ही यूनिट होना चाहिए। ठीक है, तो 2 मिलीमीटर चेंज्ड इनटू सेंटीमीटर देन। और आगे देखें, ये मैं बाद में करता हूँ, आगे देखें 58 है, तो 58 को क्या करना है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई, तो ये 0.01 से मल्टीप्लाई होकर 0.58 बन जाएगा। अब 0.58 में ये मिलीमीटर में अगर हो, अच्छा वैसे उन्होंने सेंटीमीटर कहा है, अगर ऊपर सेंटीमीटर में कह दिया तो फिर आपने सेंटीमीटर में ही करना है। अब सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, इस लीस्ट काउंट को ही इधर ही आप सेंटीमीटर में चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो आपने 58 को 0.001 से मल्टीप्लाई करता है, तो ये 0.058 ये बच जाएगा। ठीक हो गया। और 2 मिलीमीटर है, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.2 सेंटीमीटर बन जाएगा। आप 0.2 के अंदर प्लस कर दें, आप 0.2 के अंदर 0.058, तो ये 0.258 आपके पास आ जाएगा, 0.258 आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया, 258। अब देखिए यहाँ ट्रिक क्या है, द फेरोमीटर गिव्स अ मीन हाइट ऑफ 2 mm व्हेन प्लेस्ड ऑन अ प्लेन ग्लास प्लेट। ठीक हो गया। अब आप वो मिलीमीटर में है और ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये उसने कहा सेंटीमीटर में है। अब आप गलती क्या करेंगे कि मिलीमीटर में से सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो आपने दोनों का यूनिट एक ही करना है। ठीक है, तो हाइट क्या मैंने बताया था, हाइट होता है जो प्लेन के ऊपर, प्लेन सरफेस के ऊपर रीडिंग थी, जो कि है 2.10 मिलीमीटर, जो कि है 0.210 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका और 0.258 का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक हो गया। तो मैं ऐसे करूँगा 0.258 माइनस 0.210, ये मैंने बस याद रखना। ठीक हो गया। 0.258 में से 0.210 माइनस करूँगा तो मेरे पास एच आ जाएगा, और ये मेरे पास आएगा जी 0.048 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद नीचे उसने कहा फाइंड द पैरामीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लेग्स ऑफ द स्पेरोमीटर। तो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू आउटर लेग्स इज 4। तो पैरामीटर का मतलब है तीनों को प्लस कर लें, तो 4 + 4 + 4 तो कितना आ गया 12। तो 12 सेंटीमीटर आपने पैरामीटर लिख दिया। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 12 रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फार्मूला है वो आपने याद रख लेना है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया। ठीक है, तो वो है L² / 6h + h/2। अब इसमें सारी रीडिंग सेंटीमीटर वाली पुट करनी है। ठीक है, ये पैरामीटर का कोई काम नहीं है, हमें L चाहिए था। L मैंने बता दिया शुरू में 4 है, तो आपने करना क्या है, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 6 × 0.048 प्लस फिर 0.048 और फिर उसको डिवाइड बाय 2। ये कैलकुलेटर पे सारा कुछ पुट कर देंगे। 55.58 ये आंसर आ रहा है मेरे पास, 55.58 सेंटीमीटर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है। ठीक हो गया जी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, कैलकुलेशंस मैंने सब कुछ आपको इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बता दी है। ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भी कंप्लीट। नेक्स्ट मेजर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है इन्वेस्टिगेट द फॉल ऑफ स्फेरिकल स्टील बॉल थ्रू अ विस्कस मीडियम एंड डिटरमिन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। पहले जल्दी से देख लेते हैं पहले कि कैसे हो गया एक्सपेरिमेंट, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ टेस्ट ट्यूब तो नहीं कहना चाहिए इसको, एक लॉन्गर एक ट्यूब है, इसकी लेंथ जो है वो 10 मीटर से ज़्यादा है। इस ट्यूब के अंदर हमने एक लिक्विड लिया हुआ है, अभी वो लिक्विड भी मैंने वाटर सेलेक्ट किया हुआ है।
और यहाँ मेरे पास एक बॉल है, ये किसी भी मटेरियल की बॉल हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमने चूज़ किया हुआ है कि वो बॉल अभी स्टील की बॉल है। उस बॉल का स्टार्ट में हमने ना फाइंड आउट कर लेना है डायामीटर, और फिर उसका हाफ करेंगे तो ज़्यादा रेडियस आ जाएगा, तो उसका रेडियस अभी 6 सेंटीमीटर। ये बॉल अब यहाँ से हमने जब ड्रॉप करवाई डाउनवर्ड्स, तो इसका जो वेट है उसको कैरी करके जाएगा नीचे। लेकिन जैसे ये बॉल पानी के अंदर आएगी तो पानी के अंदर इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, जो पानी इसके ऊपर फोर्स लगाता है ड्यू टू इट्स विस्कोसिटी, या जो भी लिक्विड है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, अपवर्ड फोर्स, ड्रैग फोर्स लगाएगा। उसकी वजह से अब दो फोर्सेस अब एक्ट करेंगी। जब ये बॉल यहाँ कहीं पहुँचेगा, यहाँ और इससे नीचे, तो डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब है ये बॉल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल करेगा थ्रू दिस लिक्विड। तो हमने क्या करना है, हमने जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन करेगा उस वक्त यहाँ से स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है और यहाँ जाकर स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना है। इस डिस्टेंस को हम मेजर कर लेंगे और डिस्टेंस और टाइम की मदद से हम वो वेलोसिटी, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले थोड़ा सा इसको चला कर देखते हैं। देखें, जब बॉल को ड्रॉप करता हूँ तो शुरू में बॉल जो है वो एक्सेलरेट करेगी, लेकिन उसके बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे आ रही है, बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है। ठीक है, अब वो वेलोसिटी मैंने कैलकुलेट करनी है पहले। सबसे पहले वो कैलकुलेट कैसे करनी है, जैसे मैंने बताया, ये डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान, जो मार्क किए हैं पॉइंट्स, इनके दरमियान डिस्टेंस हमें पेपर में ज़रा गिवन होगा वो डिस्टेंस, और यहाँ पर टाइमर में हमें स्टॉप वॉच पे जो टाइम है वो मिल जाएगा। तो अगर आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या चीज़ मिलेगी, इसकी वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। फिर उस टर्मिनल वेलोसिटी की बेस पर हम कैलकुलेट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, अब ये वाटर में से ज़रा तेज़ी से बॉल जा रही है क्योंकि वाटर इतना विस्कस नहीं होता, लेकिन अगर वाटर के मुकाबले में फॉर एग्जांपल मैं ग्लिसरीन यूज़ करता हूँ, दो बॉल्स हैं, दोनों सेम बॉल्स हैं, डिफरेंट लिक्विड्स के अंदर से फॉल करवाता हूँ, तो आप देखेंगे ड्यू टू ग्रेटर ड्रैग फोर्स, विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो राइट साइड पर है ग्लिसरीन, उसमें से ज़रा स्लो आ रही है। ठीक है, यानी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू ज़रा लोअर है फॉर ग्लिसरीन। अच्छा जी, अब हमने पेपर में हमें क्या चीज़ गिवन होगी, पेपर में हमें ज़रा डिस्टेंस गिवन होगा, डिस्टेंस भी गिवन होगा और ये टाइम भी गिवन होगा। जैसे अभी 8.93 सेकंड यहाँ पर टाइम आया, तो आपको टाइम भी पेपर में गिवन होगा। तो अगर आपको डिस्टेंस भी गिवन हो, अगर आपको टाइम भी गिवन हो, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। वंस यू हैव द टर्मिनल वेलोसिटी, उसके बाद आप कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग इट्स फॉर्मूला। अच्छा, अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला है ना, ये मोस्ट प्रॉब्ली आपको गिवन नहीं होगा, आपको ये वैसे याद होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला। तो मैं लिख देता हूँ, याद आपने इसको ज़रूर रखना है कि हो सकता है पेपर में ये गिवन ना हो। तो फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का 2/9, ये मैं अलग करके लिख रहा हूँ, 2/9 इंटू r², और फिर उसके बाद डिफरेंस ऑफ द डेंसिटीज़, इस सॉलिड बॉल की डेंसिटी और लिक्विड की, जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी का डिफरेंस। तो मैं इसको लिख रहा हूँ रो, ये होगा सॉलिड का, माइनस यहाँ पे सिग्मा यूज़ करेंगे सिंबल फॉर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ज़ाहिर है सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है इसीलिए तो वो डूब रहा है नीचे, तो इसलिए बड़े में से छोटे को माइनस किया हुआ है, और फिर मल्टीप्लाई उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ करेंगे और इस सब को डिवाइड कर देंगे आप जो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू है उसके साथ। ठीक है जी, तो इसमें अब आपको ये वैल्यू भी गिवन होगी डेंसिटी की, ये वाली वैल्यू सिग्मा की वैल्यू भी गिवन होगी, वीटी की वैल्यू आप डिस्टेंस ओवर टाइम करके वीटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आर क्या चीज़ है, वो रेडियस है, उस बॉल का रेडियस है जो स्टार्ट में हमें अगेन गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज़ अगर मैं इधर पुट करूँ तो मुझे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू जो है वो आसानी से मिल सकती है। अब आपको पेपर में अगेन जैसे बता रहा हूँ बार बार, डिस्टेंस, टाइम, दोनों चीज़ें गिवन होंगी, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें आपको पता क्या होना चाहिए, डेफिनेशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए एक। दूसरा, जो हमने टाइम मेजर करना शुरू करना है वो स्टार्ट से नहीं करना। ठीक है, जो मैंने ये मार्क किए हैं दोनों पॉइंट्स, ये वहाँ मार्क किए हैं जहाँ बॉल अटेन कर लेती है टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि स्टोक्स लॉ अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो उस वक्त होगा जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, यानी टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर मैंने पुट की हुई है ना, तो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन उस वक्त होगी जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, तो टाइम उस वक्त फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज़ आगे कैलकुलेट करके उसने बता भी दी है कि यहाँ पर ईटा की वैल्यू जो है वो दोनों मटीरियल्स के लिए क्या आ रही है। लेकिन बहरहाल
हमने जो कैलकुलेट करनी है वैल्यूज़, वो कैलकुलेशन उस वक्त टाइम की होगी, यानी ये अगर क्वेश्चंस में आ जाए कि टाइम उस वक्त हम फाइंड आउट करना शुरू करेंगे जब ये बॉल अटेन कर लेगी टर्मिनल वेलोसिटी। वो कब अटेन करेगी? जब अपवर्ड फोर्स, ड्रैग फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स यानी वेट, ये दोनों बैलेंस हो जाती है, नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाती है। अच्छा, एक और काम भी कर सकते हैं, ये आप साथ देखें तो ये एक यहाँ पर ग्राफ भी है, तो ग्राफ भी आ सकता है। ग्राफ है डिस्टेंस, सॉरी ये तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। अच्छा, ग्राफ एक और हो सकता है, अगर मैं यहाँ ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो मैं टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस रेडियस के स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। यानी इस बॉल का अगर मैं देखें, ये रेडियस जो है वो चेंज करूँ, इसको मैं रेडियस को इंक्रीज़ करूँ, रेडियस की वैल्यू को मैं इंक्रीज़ कर दूँ, तो आप देखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी जो आएगी वो पहले से डिफरेंट आएगी। मैं दोबारा बॉल को ड्रॉप करता हूँ। अच्छा, अभी मैं सिर्फ हनी में से या उसमें से ग्लाइसरीन में से बॉल को ड्रॉप करता हूँ, सिर्फ ग्लाइसरीन का ही देख लेते हैं। तो आप देखेंगे हैवियर जो बॉल है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू अ लाइटर बॉल, बल्कि आर के स्क्वायर के साथ वी टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी हम लिख सकते हैं कि वी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इंक्रीज़ होगा तो वी टी भी साथ साथ इंक्रीज़ होगा। तो अगर मैं वी टी और आर स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। वी टी और आर स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अच्छा, अभी मैंने एक वैल्यू, एक फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे, वो था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का 2/9, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा आर स्क्वायर इनटू द डिफरेंस ऑफ द डेंसिटीज, रो माइनस सिग्मा कर लिया, रो माइनस सिग्मा, और फिर उसको जी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, और नीचे मैंने वी टी यानी टर्मिनल वेलोसिटी लिख दिया। अब देखिए यहाँ आर स्क्वायर ओवर वी टी आ रहा है, ये आर स्क्वायर ओवर वी टी। तो अगर मुझे वी टी और आर स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना पड़े और वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाए, उस ग्राफ की मैं स्लोप भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो स्लोप यहाँ से किसके इक्वल आएगी? देखिए स्लोप आएगी वी टर्मिनल ओवर आर स्क्वायर, जबकि फार्मूला में है आर स्क्वायर ओवर वी टी। तो मैं अगर स्लोप का इन्वर्स कर दूँ तो ये फार्मूला थोड़ा सा मैं चेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू इन्वर्स ऑफ द स्लोप, स्लोप इन्वर्स, नीचे यहाँ पे 9 आ जाएगा, और फिर इसको डिफरेंस ऑफ द डेंसिटीज़ लिख के और जी के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो अगर पेपर में ग्राफ गिवन हो और ग्राफ से कहा जाए आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे फाइंड आउट करना है, तो वो तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि आप ग्राफ की स्लोप फाइंड आउट करेंगे। वो जो स्लोप है वो बेसिकली वी ओवर आर स्क्वायर आएगी, लेकिन फार्मूला में चूंकि आर स्क्वायर ओवर वी है इसलिए आप स्लोप का इन्वर्स कर लें, तो एम का मतलब स्लोप है यहाँ। तो स्लोप इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें डिफरेंस ऑफ द डेंसिटीज और जी के साथ, और फिर उसको मल्टीप्लाई 2/9 के साथ करें, तो तभी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारे पास आ जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने ग्लिसरीन का ही फाइंड आउट करना होगा। ठीक हो गया जी। अब इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस बताए कि आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो टाइम है वो कब मेजर करना शुरू करते हैं। अच्छा, उसके बाद ज़्यादा अगर विस्कस होगा मटेरियल, यानी वाटर और ग्लिसरीन दो मटेरियल्स हैं, तो ग्लिसरीन ज़्यादा विस्कस है, ठीक है। तो ज़्यादा अगर विस्कस मटेरियल होगा तो वेलोसिटी किसकी हायर होगी? अगर विस्कस मटेरियल है तो ज़्यादा, अगर विस्कस है तो वो बॉल ज़रा स्लोली आ रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी जो वो कम है। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यूज़ देख लें तो वाटर की 0.01 है, जबकि ग्लिसरीन की 0.15 है, यानी ग्रेटर वैल्यू इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सारी इसकी अरेंजमेंट मैंने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4 की तरफ। अच्छा जी, नंबर 4 है स्टडी स्टेशनरी वेव्स यूजिंग बेल्डीज अपरेटस एंड कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। वैसे इसकी अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सपेरिमेंट नंबर 4 एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये वीडियो जो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, वहाँ से डिटेल में आपको ये एक्सपेरिमेंट जो है वो मिल जाएगा। लेकिन बहरहाल चूँकि ये 1 शॉट वीडियो है तो इसलिए इसमें ही इसकी भी एक्सप्लेनेशन साथ साथ लगा देता हूँ आपको। बेल्डीज अपरेटस से हम कैलकुलेट कैसे करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। तो इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को समझने से पहले देख लें कि हमने फाइंड आउट क्या करना है कि जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, वो एसी वोल्टेज होती है, और एसी जो वेव फॉर्म है वो इस तरह होती है। अब ये एसी वेव फॉर्म जो है इसकी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है जो पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ है। तो हमने उस वोल्टेज की ये फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है कितनी है। तो इस अपरेटस जिसका नाम बेल्डीज अपरेटस, अब इसकी डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकती है। इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक सोर्स के ज़रिए एक ट्यूनिंग फोक या एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है उसको कनेक्ट किया हुआ है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा या एसी करंट इस तक जाएगा, तो इस वाइब्रेटर के साथ जो ट्यूनिंग फोक लगी है ये वाइब्रेट करने लग जाएगी। अब हमने क्या किया, इसके साथ एक थ्रेड आगे बांध दिया, ये वाइट कलर का देखिए थ्रेड है, और ये थ्रेड यहाँ से पास ओवर होके इस पुली के ऊपर से और इसके साथ नीचे एक पेन हैंग कर दिया।
अब पेन का अपना वेट प्लस पेन के अंदर जो वेट है जो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है उसकी वजह से इसके अंदर टेंशन क्रिएट होगी या स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्रिएट हो जाएगी। अब जब यहाँ से इसको पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तो क्या होगा कि ये वाइब्रेटर वाइब्रेट करेगा, तो उससे क्या होगा यहाँ से एक वेव जनरेट होके इस तरफ को जाएगी, एक या दो या जितनी भी वेव्स हैं जनरेट होके इस तरफ को जाएंगी। अब इस पुली से रिफ्लेक्ट बैक होके आइडेंटिकल वेव्स इस तरह आएंगी इस तरफ, ठीक है। अब एक आती हैं, दो आती हैं, वो हम बाद में भी डिसाइड कर लेंगे कितनी आती हैं। चलें वेव्स कम बना देते हैं। यहाँ से यूँ समझ लें कि ये वेव जा रही है, इधर से ये रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्ट होके वापस ऐसे आ रही है इस तरफ। अब ये दोनों वेव्स मिलकर क्या बना रही हैं, यहाँ पर स्टेशनरी वेव्स बना रही हैं। अब इनके ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है इनको हम नॉड्स बोलते हैं, और ये जो पॉइंट्स जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इनको हम एंटी नोड्स बोलते हैं। तो नॉड एंटी नोड, नॉड एंटी नोड, ये कॉम्बिनेशन होगा। हमने करना ये होगा, ये ऊपर एक देख ले मीटर रूल भी है। इस मीटर रूल से हमने एक्सट्रीम नॉड, अगर यहाँ पर बन रहा है एक नॉड और यहाँ पर बन रहा है ये दूसरा नॉड, एक्सट्रीम, इनके दरमियान का डिस्टेंस नोट डाउन कर लेना। यही हमें गिवन होगा पेपर में। इस टोटल डिस्टेंस को डी कह देते हैं। टोटल डिस्टेंस को हम डी से डिनोट कर देंगे या एल से, या जो भी उसका सिंबल होगा उससे हम डिनोट कर देंगे। फिर हम ये काउंट कर लेते हैं ये कितने लूप्स हैं। अब यहाँ पे एक लूप है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, 4 लूप्स हैं। तो अगर टोटल डिस्टेंस को मैं नंबर ऑफ लूप्स पे डिवाइड कर दूँ, जो इस सिचुएशन में भी 4 है, तो मुझे एक लूप की लेंथ मिल जाएगी, उसको मैं एल कह लूँगा। एक लूप की लेंथ मैं डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड मैंने ज़्यादा लूप्स की लेंथ फाइंड आउट करके उसको नंबर ऑफ लूप्स पे डिवाइड किया, तो मुझे एक लूप की लेंथ मिल गई है। अब जो एक लूप है, अगर आप गौर करें तो वो एक लूप जो है एक वेवलेंथ का आधा हाफ बना रहा है। 2 लूप्स मिलके एक पूरी वेवलेंथ बना रहे हैं ना। तो जो एक लूप है उसकी अगर मैंने लेंथ फाइंड आउट कर लिया, तो एक्चुअली मैंने क्या फाइंड आउट किया है, मैंने फाइंड आउट किया λ/2, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया, λ/2 मैंने फाइंड आउट कर लिया। ठीक हो गया, ये एक लूप की लेंथ से मुझे ये मिल गया। ठीक, अब उसके बाद ये जो पेन का अपना वेट था और पेन के अंदर हमने अगर कोई वेट पुट किया, उसकी वजह से यहाँ टेंशन क्रिएट हुई, तो वो टेंशन की वैल्यू हमने नोट कर ली, एक लूप की लेंथ हमने नोट डाउन कर ली। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो हमने थ्रेड यूज़ किया है ना, इसकी लीनियर डेंसिटी या मास पर यूनिट लेंथ भी बोलते हैं उसको, वो फाइंड आउट ये पेपर में गिवन होगी आपको। वो क्या होता है, टोटल जितना ये थ्रेड यूज़ किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा, यानी हो सकता है ये पेन नीचे ऐसे इधर कहीं हैंग कर रहा होता, तो यहाँ स्टार्ट से लेकर यहाँ तक टोटल जितनी भी है लेंथ वो, और टोटल उस थ्रेड का मास, तो टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड करें तो मास पर यूनिट लेंथ या लीनियर डेंसिटी आ जाती है हमारे पास, वो हमें चाहिए। अभी थोड़ी देर में फार्मूला बताता हूँ, उसमें ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। सबसे पहले थोड़ा सा इसको रन करके देखते हैं। जैसे इसको पावर ऑन करते हैं तो क्या होता है, अब यहाँ पर वेव्स जनरेट हो रही हैं और उसकी वजह से एक वेव जनरेट होकर इधर जा रही है, दूसरी वेव आइडेंटिकल वापस रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, दोनों मिलकर बना रही है यहाँ पर क्या, स्टेशनरी वेव्स बना रही हैं। अब हमने क्या करना है, इस मीटर रूल की मदद से हमने एक्सट्रीम नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखें, मैं एक्सट्रीम नोड्स का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करता हूँ यूजिंग द मीटर रूल। मीटर रूल को थोड़ा सा इधर से मैं मूव करके देखता हूँ। अब जहाँ पर नोड बन रहा है वहाँ पर रखता हूँ इसको। देखें, ये नोड है, यहाँ पर मैंने रखा, नोड से लेकर नोड तक का डिस्टेंस, कोई से एक नोड से दूसरे नोड तक का डिस्टेंस जो है वो नोट डाउन करना है मैंने। तो यहाँ से मैं नोट डाउन करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, तो मीटर रूल के ऊपर मैं इसको नोट डाउन कर लूँगा और उसको 2 लूप्स हैं यहाँ से यहाँ तक, तो 2 लूप्स से डिवाइड कर देंगे तो मुझे एक लूप की बेसिकली लेंथ मिल जाएगी। तो ऑपरेटर से मुझे एक लूप की लेंथ चाहिए। ठीक, अब वो जो लूप की लेंथ है वो आगे यूज़ कैसे करेंगे टेबल में दिखाता हूँ अभी आपको। अच्छा जी, अब ये वर्कशीट बनाई हुई है मैंने इसके साथ की, तो देख लें। कंबाइंड मास ऑफ द पेन एंड द मास प्लेस्ड इन द पेन 200, ऊपर सारा वही कुछ लिखा हुआ जो भी बता दिया था। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैंने स्टार्ट में लिखा है कि टोटल लेंथ हमने यूज़ किया 1 मीटर और मास है उसका 3 ग्राम्स। 1 मीटर लेंथ और 3 ग्राम्स मास, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या आएगा, या लीनियर डेंसिटी जिसको मैं कह रहा हूँ, मास पर यूनिट लेंथ, ये मुझे फाइंड आउट करना है स्टार्ट में। तो टोटल मास यानी 3 ग्राम्स को मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल लेंथ से, जो कि है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, तो ग्राम पर सेंटीमीटर में ले रहा हूँ फिलहाल। तो ये 0.03 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये आ गई मेरे पास मास पर यूनिट लेंथ या लीनियर डेंसिटी। इसको मैं m0 कहता हूँ। एंड में देखिएगा फार्मूला में इसको मैं कहाँ पुट करता हूँ। अच्छा जी, अब ये कुछ वैल्यूज़ है मेरे पास, नंबर ऑफ़ लूप्स। तो लूप्स मुझे या तो गिवन होंगे या डायग्राम में से मैं देख के बता सकता हूँ कि लूप्स वो कितने बन रहे हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो लूप्स मेरे पास कितने बन रहे हैं, लूप्स 4 बन रहे हैं, तो यहाँ पे 4 लिख दूंगा। लेंथ ऑफ 1 लूप,
तो एक लूप की लेंथ कितनी है, तो एक्सट्रीम पहले नॉट से आखिरी नॉट तक का जो लेंथ है वो है 18 सेंटीमीटर। तो एक लूप की लेंथ कैसे आएगी, 18 को डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ लूप से, यानी 1 2 3 4 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो 18 डिवाइडेड बाय 4 ये मेरे पास एक लूप की लेंथ आ जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो T इक्वल्स टू वेट ऑफ द पैन प्लस वेट प्लेस इन द पैन, और वो mg होता है, ठीक है। तो पैन के अंदर जो हमने मैस पुट किया हुआ है वो है 200 ग्राम्स। द कंबाइंड मैस ऑफ द पैन एंड द मैस प्लेस इन द पैन इज़ 200 ग्राम्स। अभी मैं इसको ग्राम्स भी रखूँगा, तो इसको मैं 200 को मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि अब चूँकि मैं लेंथ ले रहा हूँ सेंटीमीटर में, लेंथ में ले रहा हूँ सेंटीमीटर में और मैस में ले रहा हूँ ग्राम्स के अंदर, तो यहाँ पर मैं जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो कर रहा हूँ वो है CGS सिस्टम। यहाँ लेंथ सेंटीमीटर में ली जाती है, मैस ग्राम में लिया जाता है, टाइम सेकंड में लिया जाता है। वहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है ना, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो 9.8 नहीं लेना आपने, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। तो इस 200 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 980 के साथ, और इसी वजह से जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है उसके साथ यूनिट यहाँ पर DYNES डाइन्स है, ये फोर्स का यूनिट बन जाता है डाइन्स जब CGS सिस्टम में आप होते हैं। तो अगर आपको पेपर में लेंथ मीटर्स में गिवन हो और मैस किलोग्राम से, तो ठीक है, बिल्कुल वहाँ वही यूनिट्स आप रहने दें, और वहाँ G की वैल्यू आपने 9.8 ले लेनी है, ठीक है। अच्छा बहरहाल, तो यहाँ पर मुझे टेंशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, 200 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 980 के साथ। अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करके भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले 18 को मैं 4 से डिवाइड करके देखता हूँ कि एक लूप की लेंथ जो है वो कितनी आती है। तो 18 डिवाइड बाई 4 आता है जी मेरे पास 18 ओवर 4 4.5 आ जाता है। तो लेंथ ऑफ वन लूप इज़ 4.5, तो मैं यहाँ पर 4.5 लिख दूँगा, 4.5। उसके बाद टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब वो जो स्ट्रिंग था वो किस वजह से टेंशन थी, उसके साथ नीचे पैन लगा हुआ था और पैन के अंदर भी मैंने कोई मैस जो है वो पुट किया, दोनों का मिला के मैस 200 आया, मैस को G से मल्टीप्लाई किया तो टेंशन आई मेरे पास। तो मैंने मल्टीप्लाई करना है 200 को 980 के साथ, रीज़न मैं भी बता चुका हूँ आपको। तो 196000 ये टेंशन आ गई, 196000। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ AC फार्मूला लिख लें, इसका फार्मूला होता है जी 1/2L और साथ √T/m0। ये m0 क्या है, ये अभी मैंने स्टार्ट में बताया था, मैस पर यूनिट लेंथ, ये वाला 0.03, वो इधर आपने पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2L, तो 1/2 इंटू लेंथ एक लूप की जो है वो पुट करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा 1/2 टाइम्स 4 और साथ रूट में लिखूँगा टेंशन विच इज़ 196000 और फिर उसको 0.03 से डिवाइड करूँगा। तो ये सारी कैलकुलेशन करके मैं देखता हूँ आंसर क्या आता है। तो अभी तो आंसर आ रहा है 319, इतना आना नहीं चाहिए, कुछ थोड़ा सा वैल्यूज़ में आई थिंक गड़बड़ हो गई है। ये जो लेंथ है ना ये 18 नहीं होनी चाहिए, एक्सट्रीम नोड्स के दरमियान जो लेंथ है तो कुछ 80 के करीब होगी तकरीबन, तब ये आंसर ठीक आएगा। बराबर। अच्छा, यही एक्सपेरिमेंट, ये मेरे सामने एक स्टार की नोटबुक है जो PBA की नोटबुक, उसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से हुआ है, तो ये भी साथ साथ थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि तकरीबन वही कुछ है। इसमें मैस पर यूनिट लेंथ जो है या लीनियर डेंसिटी वो पहले ही हमें दे दी है 1.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। अब यहाँ देखिए यूनिट्स जो है किलोग्राम और मीटर में, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको पेपर में किलोग्राम मीटर आएगा, लेकिन मैंने आपको ग्राम सेंटीमीटर और वो भी सारा बता दिया। उसमें अगर यूनिट आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, ठीक है। और फिक्स लेंथ L 1.20 मीटर के दरमियान जो है वो वाइब्रेटर पुली के दरमियान जो डिस्टेंस 1.20 उसने रख लिया है, ठीक है। अब आगे कुछ वैल्यूज़ हैं और उसमें नंबर ऑफ़ लूप्स बता दिए गए हैं क्या हैं। अच्छा, पहले कॉलम में मैस जो हैंग किया है वो बता दिया है, उसको आहिस्ता आहिस्ता हमने इंक्रीज़ किया है। तो एक बात आप देख लें, जब आपने मैस को इंक्रीज़ किया है तो नंबर ऑफ़ लूप्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, टेंशन इंक्रीज़ हो रही है, इस वजह से रीज़न यही है। और फिर आगे बता दिया कि वेव लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप 2L/n करेंगे। तो मैंने अभी जैसे बताया था L इक्वल्स टू क्या होता है, λ/2, तो लैम्डा इक्वल्स टू होता है 2L, और लेकिन 2L को आप नंबर ऑफ लूप्स से ज़्यादा डिवाइड भी करेंगे, तो यहाँ से आप वेव लेंथ भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक हो गया। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ मल्टी सेपरेटर्स शोइंग वाइब्रेटर, स्ट्रिंग, पुली, हैंगर। तो ये मुश्किल है कि आ जाए, लेकिन बहरहाल इस किस्म की डायग्राम है। आप इसमें लेबलिंग क्या करनी है, यहाँ पर ये वाइब्रेटर है, ये वाइब्रेटर हो गया आपके पास, ये पुली होगी, यहाँ पर पुली होगी, उसके बाद हैंगर, ये नीचे हैंगर लगा हुआ है, ये सर हैंगर हो गया, और ये आपका पावर सप्लाई हो गया, ये वाला पावर सप्लाई जिससे आपने इसको दे रहे हैं, और ये बीच में ट्यूनिंग फोक है, जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक है, ये वो है, ठीक है जी।
उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी ग्राफ ड्रॉ करें अंडर रूट 2t को, यानी यहाँ जो टेंशन आएगी उसका रूट ले लें, रूट ऑफ द टेंशन को और वेव लेंथ को, इनका ग्राफ ड्रॉ करें। तो यहाँ से देखें 2.94 से ये वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो ये वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ जो है वो बनेगा। एक चीज़ इंक्रीज़ हो दूसरी डिक्रीज़ हो तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। पूरा ग्राफ में ड्रॉ नहीं करा लेकिन इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे करके ग्राफ बनेगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बनेगा, थोड़ा सा जाके कर्व हो जाएगा आगे। अच्छा जी, यूजिंग v इक्वल्स टू रूट टी ओवर म्यू एंड v इक्वल्स टू एफ लैम्डा डिटर्मिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सप्लाई। अब ये दो इक्वेशंस उन्होंने दे दी, जरा डिफरेंट तरीका है इसलिए मैंने कहा कि इसको करवा देते। दोनों में v है लेफ्ट साइड पे, तो दोनों की राइट साइड को कंपेयर कर सकते हैं हम। तो हम ऐसे लिखेंगे f टाइम्स लैम्डा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ t ओवर स्क्वायर रूट ऑफ म्यू। ये म्यू क्या चीज़ है, ये मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। अब हमने चूँकि फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी को, तो इस लैम्डा को भी हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है तो लैम्डा भी दूसरी साइड पे जाएगा, तो ये बनेगा अंडर रूट टी ओवर लैम्डा और साथ अंडर रूट ऑफ यू या म्यू हो आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ऊपर देखिए उन्होंने बताया एक ग्राफ ड्रॉ करें। ग्राफ में वाई एक्सिस पे क्या चीज़ है, अंडर रूट टी, और एक्स एक्सिस पे क्या चीज़ है, देखें एक्स एक्सिस पे चीज़ है लैम्डा। तो बेसिकली अंडर रूट टी ओवर लैम्डा क्या चीज़ है, ग्राफ में से स्लोप है। तो अगर ग्राफ की मैं स्लोप फाइंड आउट कर लूँ तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बड़ा आसान सा बन जाएगा, स्लोप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ द मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से भी मुझे फ्रीक्वेंसी आसानी से मिल जाएगी। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की भी होगी, कोई से 2 पॉइंट्स ले लूँगा, उन 2 पॉइंट्स पे आप स्लोप की वैल्यू चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस करके फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक हो गया। या टेबल के अंदर से ही कोई से 2 नंबर्स आप चूज़ कर लें, ये पहला वाला और ये आखिरी वाला, ठीक है। ये इसका और इसका जो y का चेंज है और इन दोनों का x का चेंज और डिवाइड कर दें, तो चेंज इन y एक्सिस ओवर चेंज इन x एक्सिस करके आप इसकी स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। और स्लोप को मास पर यूनिट लेंथ के रूट से डिवाइड कर दें, जो हमने मास पर यूनिट लेंथ पहले से गिवन है, तो वो वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो आपके पास इसका फ्रीक्वेंसी का आंसर भी आ जाएगा। तो ये 2 तरीक़ों से कैलकुलेशन हो सकती है। मैंने दोनों तरीक़ों से कैलकुलेशन आपको बता दिया है। बाकी इस डिटेल में जो मैंने वर्कशीट बनाई हुई है उसका सोल्यूशन मैंने इससे पहले वीडियो में अलग से बना दिया, तो वहाँ भी आप वीडियो देख सकते हैं। अगले प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अगला भी है साउंड के सेक्शन का, ये डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर यूजिंग स्टेशनरी वेव्स एंड कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब। ये फर्स्ट ईयर का पेपर जब पीबीए का अलग होता था और सेकंड ईयर का अलग होता था, यानी 2 साल पहले तकरीबन, तो ये वाला प्रैक्टिकल उस वक्त फाइनल पीबीए का जो आपका पेपर है उसमें ये वाला प्रैक्टिकल आया था। तो मैं वही वाले क्वेश्चन पेपर को आपके सामने भी रखता हूँ, उसी में से इसको सॉल्व कराते हैं। थोड़ा सा पहले बता दूँ कि इसमें होता क्या है। अच्छा जी, ये इस किस्म का ऑपरेटर्स होता है हमारे पास, इसको रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स हम बोलते हैं। इसमें ये एक ट्यूब है प्लास्टिक की बनी हुई, और इसके अंदर चूँकि रेजोनेंस का फिनोमेनन हम जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए इसको रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स कहते हैं। अब इसके नीचे देखें एक पाइप लगा हुआ है और वो पाइप आगे से इस वाटर रिजर्वायर के साथ कनेक्टेड है। तो बेसिकली ट्यूब के अंदर पानी है, लेकिन पानी का लेवल चेंज करने के लिए, पानी के लेवल को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए ये जो रिजर्वायर लगा हुआ है इसकी पोजीशन हम चेंज करते हैं, यानी इसको हम नीचे लेकर जाते हैं। तो इसमें जो प्रेशर है वो पानी का वो तब्दील होता है, जिसकी वजह से पानी का प्रेशर इस ट्यूब के अंदर भी चेंज होता है और यहाँ भी वाटर का लेवल राइज या फॉल होता है। तो बेसिकली हमारे पास होती है एक ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई होती है। हम ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक करते हैं रबर पैड के ऊपर और स्ट्राइक करके उसको इस ट्यूब के इस ओपन एंड के ऊपर ऐसे करके रख देते हैं, अंदर नहीं उसको इंसर्ट करना, बस ऐसे ऊपर ऐसे करके रख देना। उससे क्या होगा, यहाँ से एक वेव जनरेट होगी, वो वेव नीचे जाएगी, नीचे वाटर की सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस ऊपर जाएगी। 2 आइडेंटिकल वेव्स, दे आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ क्या होगा, अगेन स्टेशनरी वेव्स बन जाएंगे। अब वो जो वेव स्टेशनरी वेव बनेंगी वो एक ख़ास लेंथ के ऊपर बनेंगे। ऐसा नहीं है कि पानी का लेवल कहीं पर भी होगा, ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक करेंगे और साथ ही फ़ौरन वो वेव बन जाएगी या फ़ौरन रेजोनेंस हो जाएगा। उसके लिए हमने इस वाटर लेवल को मूव करना होता है, ठीक है जी। तो लेट्स सपोज वाटर लेवल जब यहाँ पर होता है तो रेजोनेंस होता है। हमें कैसे पता चलता है, एक आवाज़ आती है इस ट्यूब के अंदर से, एक लाउड आवाज़ आती है, हमें आसानी से वो आवाज़ हम सुन सकते हैं। तो जहाँ पर वो लाउड आवाज़ आएगी वहाँ पर हम कहेंगे रेजोनेंस हो गया। तो हमने मीटर रूल इसके साथ ये लगा हुआ है, उसकी मदद से डिस्टेंस नोट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। जब आवाज़ लाउड आ जाएगी तो ये डिस्टेंस, ये लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है।
ये फर्स्ट रेजोनेंस है, आपके कोर्स में फर्स्ट रेजोनेंस ये है, लेकिन सेकंड रेजोनेंस भी होता है। जब पहला नोड यहाँ पर बनेगा तब भी रेजोनेंस होगा, और जब दूसरा नोड बनेगा तब भी रेजोनेंस होगा, लेकिन हमारे कोर्स में ये शामिल नहीं है, तो हम यहाँ तक ही रखते हैं इसको। तो बेसिकली अगर इसको हम रेजोनेंस के लिहाज से देखें तो जब ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है जितनी भी है, लेट्स से 512 हर्ट्ज़ है, जितनी भी इसकी फ्रीक्वेंसी है, अंदर जो एयर कॉलम है, यहाँ पर एयर है ना, नीचे पानी है तो ऊपर एयर है, तो एयर का जो कॉलम यहाँ पर वाइब्रेट कर रहा है वो भी उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लग जाए, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, तो देयर इज अ मार्क्ड इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। और इन टर्म्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स अगर देखें तो एक वेव यहाँ से स्ट्राइक करके नीचे जा रही है, वाटर की सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, दोनों वेव्स आइडेंटिकल हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, तो मिलकर वो क्या बनाती हैं, यहाँ पर स्टेशनरी वेव्स बनाती हैं। अब वो जो वेव बन रही है ना स्टेशनरी वेव, अब उस वेव की लेंथ आपको पेपर में गिवन होगी, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप गौर करें, ये जो स्टेशनरी वेव बन रही है, एक पूरी वेव का ये कितना हिस्सा है, तो ये एक पूरी वेव है, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरी एक वेव बन रही है 2 लूप्स के बराबर, तो इसकी लेंथ को हम बोलेंगे लैम्डा। लेकिन इसका मैं अगर हाफ करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये बनेगी λ/2, 2 नोड्स के दरमियान। लेकिन यहाँ देखिए एक एंटी नोड है और एक नोड है, तो एंटी नोड से नोड तक का जो डिस्टेंस है, यानी जो आपने लेंथ फाइंड आउट की है, बेसिकली वो इक्वल है λ/4 के। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो बोर्ड का पेपर आया था पीपीए का फर्स्ट ईयर का 2 साल पहले, उसमें यही पूछा गया था वाई लैम्डा इक्वल्स टू 4L, यहाँ से लैम्डा जो है वो 4L के इक्वल बेसिकली आ जाएगा। तो आप ये बताएंगे कि एट द रेजोनेंस द distance between the antinode and the node formed of the stationary wave is equal to λ/4, और वहाँ से लैम्डा जो है वो 4L के इक्वल आता है। तो यहाँ से आपने फाइंड आउट कर लिया लैम्डा फ्रीक्वेंसी, आपको पहले से ही पता है जो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी है वही वाइब्रेटिंग एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी है, तो बेसिकली आप V = F टाइम्स लैम्डा ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करके आप फाइंड आउट कर लेंगे स्पीड ऑफ साउंड। तो अब वही पेपर आपको दिखाता हूँ जो बोर्ड में आया था, वही सारे क्वेश्चंस को इंशाल्लाह कवर कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए वो पेपर है, और उस वक्त बी सेक्शन में आया था, अब मेजर हो गया तो इसलिए ए सेक्शन में इससे रिलेटेड आएगा, वही सारी एक्सप्लेनेशन गिवन है। अब स्टार्ट में देखें ट्यूनिंग फोक्स 2 हैं, 512 हर्ट्ज़ की और 480 हर्ट्ज़ की, तो 2 रीडिंग्स लेंगे, इस वजह से 2 हैं। एक दफ़ा 510 से किया और एक दफ़ा 480 से किया। तो देखिए लेंथ ऑफ एयर कॉलम भी उन्होंने पेपर में दे दिया है 15.8। अच्छा, उसके बाद लेंथ ऑफ रेजोनेटिंग एयर कॉलम। अच्छा, इसमें एक बात रहेगी जो मैं आपको एक्सप्लेन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड करेक्शन। एंड करेक्शन क्या होती है, देखें जो यहाँ पर स्टेशनरी वेव बन रही है ना, ये नीचे ट्यूब पूरी होगी, यहाँ तक तो पानी था, यहाँ तक पानी था, तो यहाँ से जो वेव आ रही है ना, इधर से स्ट्राइक कर रही है और वापस ऊपर जा रही है। अब जो वाटर लेवल जहाँ पर है ना, वहाँ पर वेव का बन रहा है नोड, तो आप वहाँ तो वाटर का लेवल रीड करके आसानी से नोड बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एंटी नोड है ना इसका, चूँकि वो ओपन एंड है इसका, वो इस ट्यूब से थोड़ा सा ऊपर लाई करता है। जो ओपन एंड है वो उस पर बन रहा है एंटी नोड, यानी ट्यूब के ओपन एंड पे एंटी नोड बन रहा है, और एंटी नोड जो है वो ट्यूब के लेवल से थोड़ा सा ऊंचा होता है। अब ये ट्यूब के लेवल से जो ऊंचा होता है, ये कितना ऊंचा होता है, ये हमेशा एक ही फैक्टर होता है, वो होता है यहाँ से, यानी यहाँ से ये इतना ऊपर है। अब ये कितना है, ये हमेशा होगा 0.3 इंटू इंटरनल डायामीटर ऑफ दिस ट्यूब। इस ट्यूब का इंटरनल डायामीटर वो आपको पेपर में गिवन होगा, D इंटरनल डायमीटर, तो 0.3 को इंटरनल डायमीटर से मल्टीप्लाई करें, इतना ऊंचा है। तो आपने रूलर से यहाँ तक लेंथ ली भी है, ऊपर 0.3 इंटू D है, तो टोटल दोनों का सम कर रहे हैं, तो टोटल आपको लेंथ मिल जाएगी एंटी नोड से नोड तक। तो इसलिए उन्होंने इधर बता दिया कि वो है 0.3 इंटू D, और इंटरनल डायमीटर जो है वो बता दिया, ट्यूब का इंटरनल डायमीटर है 3 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 0.3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 0.9 आ जाएगा, और उसको आपने अपनी लेंथ में 15.8 के अंदर क्या करना है, प्लस कर देना है, तो आपको टोटल लेंथ यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है जी। तो इसको मैं 0.9 इसमें ऐड करो, वैसे तो 16.7 आ जाएगा, यहाँ पर 16.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। वेव लेंथ मैंने आपको बता दिया पहले ही कि लैम्डा जो है 4L के इक्वल क्यों होता है, तो जो भी L है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी 16.7 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 66.8 आता है। ये आपकी वेव लेंथ है, और वेव लेंथ को यूज़ करके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके, ये फ्रीक्वेंसी 512 यहाँ पर गिवन है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 512 से, तो मेरे पास आ जाता है 34201.6, 34201.6
1.6 था, 202 लिख देता हूँ, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में स्पीड ऑफ साउंड आके। इसी तरह ये दूसरी रो भी आप खुद ही से कैलकुलेट कर लेंगे। अब इन दोनों की आप यहाँ पे निकालेंगे एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालने के बाद लैब अच्छा चलें एवरेज स्पीड भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 16.7 है, तो 16.7 में अगर मैं 0.9 प्लस करूँ तो 17.6 आता है, और 17.6 को मैं मल्टीप्लाई बाय 4 करूँ तो मेरे पास 17.6 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ 70.4 आता है यहाँ पर, और 70.4 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 480 के साथ, तो मेरे पास आता है 33792, और इन दोनों की मैंने एवरेज लेनी है, तो मैं दोनों को प्लस करता हूँ, यानी 34202, इसमें प्लस करके 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास आता है 33997, तो 33997, और यहाँ यूनिट लिखते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। अगली एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है जब 1 डिग्री, तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ होती है 61 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। 1 डिग्री राइज होने से 61 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ होती है। तो देखें लैब का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, देन बाय फार्मूला द स्पीड ऑफ साउंड वी टी इक्वल्स टू वी नॉट प्लस 61 इंटू टी। ये फार्मूला होता है जो वी टी को वी नॉट से यानी स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस से कनेक्ट करता है। तो आपने फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ वी टी। तो देखें वी नॉट आपको गिवन है, वी नॉट की वैल्यू है 33200, तो 33200 में प्लस कर दें 61 इंटू 20 डिग्रीज, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू स्पीड ऑफ साउंड की। तो 61 इंटू 20 तो 1220 आता है, और इसमें मैंने प्लस करना है 33200, तो मेरे पास आता है 34420 यहाँ पर लिख देते हैं 34420, और फिर परसेंटेज एरर। इसका फार्मूला आपको वैसे भी पता होना चाहिए, किसी भी एक्सपेरिमेंट में आपसे परसेंटेज एरर पूछा जा सकता है। तो देखें वी टी माइनस वी नॉट ओवर वी टी इंटू 100 है, तो वी टी है 34420 है, इसमें से आप माइनस कर लें वी नॉट है 33200, नहीं सॉरी वी एवरेज है, वी नॉट नहीं, वी एवरेज जो आपने यहाँ कैलकुलेट की है वो वाली, तो वो है 33997, और उसको आप डिवाइड कर देंगे बाय वी टी अगेन, और वो है 34420 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो आपको परसेंटेज एरर अपनी कैलकुलेशन के अंदर मिलेगा विच इज़ 1.23% रफली। तो इतना आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में इतना थोड़ा सा फर्क है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चंस इससे रिलेटेड देखें क्या आए थे। व्हाट इज़ मेंट बाय रेजोनेंस व्हेन two objects are vibrating at the same frequency and there's a marked increase in the amplitude of vibrating body, there's a marked increase in the amplitude of a vibrating body by a periodic force acting on it, तो this is called resonance। 0.5 मार्क्स का उस वक्त था, अब 0.5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, एक नंबर का ही आएगा पूरा। व्हाट इज़ मेंट बाय स्टेशनरी वेव, इसकी भी आप अगेन डेफिनेशन है स्टेशनरी वेव की, यानी इसमें आप लिख सकते हैं अ वेव पैटर्न या अ वेव फॉर्म्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, यानी दो वेव्स हों और वो सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो, तो सुपरपोज करेंगी तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी वेव बोलेंगे। ठीक हो गया। वाई वॉज लेमडा इक्वल्स टू 4L यूज, तो वो मैंने रीज़न आपको पहले बता दी, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 90 नॉट एंड नॉट जो है वो लैम्डा ओवर 4 होता है, तो इसलिए लैम्डा इक्वल्स टू 4L यहाँ पर यूज़ होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी, एक्सप्लेनेशन भी सारी मैंने आपको एक्सप्लेन जो है वो कर दी है। ये एक्सपेरिमेंट भी आपका कंप्लीट हो गया। अगले की तरफ चलते हैं। वैसे इससे रिलेटेड भी मैं ये अलग से एक पूरी वर्कशीट बना चुका हूँ, उसमें टेबल पूरा है, टेबल को फिलअप कर भी आप कर सकते हैं, और उसके बाद फिर इसमें ये वैल्यूज़ किस चीज़ की फाइंड आउट करनी है, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, तो ये मैं अटैच कर दूँगा साथ वर्कशीट्स भी, तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए अच्छी होगी। इसमें से किसी क्वेश्चन का अगर आपको जवाब आप ना दे सके, ना समझ आया, तो वो कमेंट्स में पूछेगा, इंशाल्लाह वो भी एक्सप्लेन इसके बाद में कर दूंगा। तो ये वर्कशीट्स हर एक्सपेरिमेंट की मैंने कोशिश की है कि अलग से बनाई हुई हैं, तो मैं इनको भी साथ अपलोड कर दूंगा वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये आपके 5 एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट हो गए। वीडियो मेरे अंदाजे से थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए ना फिर आपका इंटरेस्ट उसमें जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अगली वीडियो में इंशाल्लाह बाकी वो वन शॉर्ट वीडियो बना के ये जो 6, 7, 8, 9 वाले मेजर प्रैक्टिकल्स हैं इंशाल्लाह एक ही वीडियो में वो भी कवर करता हूँ, और आजकल मैं इंशाल्लाह वो वीडियो भी अपलोड करता हूँ। इसके बाद एक वीडियो इसी तरह माइनर प्रैक्टिकल्स के भी अपलोड कर दूँगा। तो अगर आपने इससे पहले जो है
मॉडल पेपर है फिजिक्स का, उसका सोल्यूशन नहीं देखा हुआ तो ये आपके सामने स्क्रीन पे वो वीडियो आ रही है। और उसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय कंपेयरिंग दी ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, तो वो भी आपके सामने स्क्रीन पे एंड स्क्रीन आ रही है। इस पर ये लिंक है, इस पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो सी यू इन दैट वीडियो देन इंशाल्लाह।